नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम जो है एक विशेष श्रृंखला के तहत आज अर्थशास्त्र के विषय पर छत्तीसगढ़ पीएससी में 2012 से लेकर 2019 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं, इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं और इन प्रश्नों को बनाने के साथ साथ आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए हमको कैसी रणनीति बनानी चाहिए, इन समस्त मुद्दों पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो इस श्रृंखला के तहत हम जो है जितने भी प्रश्न रहेंगे उनका हम टॉपिक वाइज विभाजन करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको इस विषय के कई वीडियो प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं 2012 से 2019 तक के अर्थशास्त्र के विषय के बारे में बातचीत की श्रृंखला का प्रारंभ। तो जब हम इस श्रृंखला का प्रारंभ करने वाले हैं तो हमने इस टॉपिक के तहत लिया है हमारा छत्तीसगढ़ पीएससी। छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा आयोजित राज्य सेवा, वन सेवा, सहायक संचालक के लिए, सीएमओ के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गई है। तो इसका हम पूरा 2012 से लेकर 2019 तक का एक विस्तृत एनालिसिस करेंगे और एक ऐसा एनालिसिस करेंगे जिससे कि लगभग जितने भी सवाल आते हैं या आ रहे हैं या आने की संभावनाएं हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करने में सक्षम हो पाएंगे। और अगर हम इन बातचीत पर पूर्णतः सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो है एग्जाम में बेटर से बेटर मार्क ला पाएंगे। ऐसी जो है पूरी उम्मीद और संभावना है। तो यहां पर हमको देखना है कि पूरा अध्यायवार टॉपिक वाइज हमको रणनीति बनाना है, साथ में हम इसका व्याख्या भी करेंगे और इससे निष्कर्ष भी निकालेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम के तहत टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ाई कर लें और उसमें अगर विशेषज्ञों का अनुभव जोड़ दिया जाए तो हम जो है कम से कम समय में जल्दी से जल्दी सफल हो सकते हैं। और वर्तमान में हमारे पास सीजीपीएससी प्री के लिए बहुत ही कम समय है। तो इस कम समय में कैसे अपने आप को जो है बहुत ही अच्छे तरह से निखार करके हमको सामने आना है, इसी बात पर जो है इस वीडियो श्रृंखला का प्रारंभ किया गया है। तो ये आपका जो वीडियो होगा ये अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा। इसके परिचय को अभी हम और देखते हैं आगे। अगर हम परीक्षाओं की बात करते हैं तो आप देखते हैं सीजीपीएससी प्री, एसीए का एग्जाम है आपका, एडीआई का एग्जाम आपका, सहायक संचालक खेल अधिकारी परीक्षा, वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा, रजिस्ट्रार की परीक्षा, एडीएच की परीक्षा, जनसंपर्क की परीक्षा, सहायक संचालक योजना, ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी, सीएमओ खनिज अधिकारी और आपका राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा। तो अगर आप देखें तो लगभग जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं सभी के आने वाले जो आए हुए जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर समावेशन टॉपिक वाइज किया गया है। तो निश्चित रूप से जो है आप उस गतिविधि की ओर बढ़ रहे हो जहां पर आप क्वेश्चन को पकड़कर या आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से बनाने में आप सक्षम हो पाएंगे। इस रणनीति की ओर आप बढ़ने वाले हैं इस माध्यम से। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें हमको प्रबंधन, रणनीति, अभ्यास, प्रश्न पत्र, संभावित प्रश्न पत्र और संभावित टॉपिक, ये 6 मुद्दों पर जो है विस्तार से चर्चा कर लेनी चाहिए। और अगर आपके पास समय कम हो तो ऐसा नहीं कि केवल आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि पढ़ते रहे तो जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अगर हम स्मार्ट स्टडी के साथ कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स को क्लियर करते या कवर करते हुए चले तो निश्चित रूप से हम कम समय में जो कटअप के आसपास का जो नंबर है वो वहां तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक, और वर्तमान में सभी परीक्षार्थी देख भी रहे होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, 5 से 10 सवाल जो है वही अंतर रहता है आपका सिलेक्शन होने वाले और नहीं होने वाले में। जिसमें जो है अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ का तो लगभग हम सब बना ही ले रहे हैं। तो हमारा जो जीएस है वो ऐसा विषय हो जा रहा है हमारे लिए जो हमको पीछे कर दे रहा है। तो अब हमको जीएस को भी कम समय में कवर करने का पूरा प्लानिंग करना चाहिए। तो इस कवर करने की प्लानिंग को एक तो आप यहां से समझेंगे, दूसरा हमारे जो बनाए जाने वाले अन्य वीडियो हैं जो कि क्लासेस होंगी उसके तहत आप उसको और पूरे डिटेल में आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम जो है सबसे पहले तो सिलेबस को हम पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। इसको हम पार्ट में तोड़ देंगे और इस पार्ट में से भी कौन सा सवाल लगातार बन रहा है इसको हम हाईलाइट करके यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर ज्यादा नहीं, 5 से 6 टॉपिक है जिसमें से हमारे अर्थशास्त्र में लगातार प्रश्न बन रहे हैं। अर्थशास्त्र की विशेषता यह है कि यहां पर डायरेक्ट सवाल तो 4 से 6 आते हैं, लेकिन ये जो है आपका संविधान, भूगोल और करंट अफेयर को ये बॉर्डर लाइन से यहां पर छूता है। तो इस तरह अगर आप देखें तो अर्थशास्त्र से संबंधित आपको 10 से 12 सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको सबसे पहले देखना है इस अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, टॉपिक का नाम है। इसके तहत सवाल जो बनते हैं, एक तो बनते हैं अर्थशास्त्र से, दूसरे बनते हैं अर्थव्यवस्था से। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स और इसको बोलते हैं आप इकोनॉमी। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है, वृहद अवधारणा है, और ये आपका क्या है, सीमित अवधारणा है। तो इसी के तहत हमको जो है पूरा परिचय पढ़ना है कि ये अवधारणा कहां से आई
कौन से भाषा, जैसे ग्रीक भाषा का शब्द है आपका ओइकोस का, जिसका मतलब होता है आपका संसाधनों का प्रबंधन, ये सब हम जानते हैं। तो इसी यहां पर परिचय को यहां पर पढ़ना है आपको, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का। ठीक, उसके बाद हमको देखना है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। यहां से लगातार सवाल मिला है। तो यहां पर आर्थिक वृद्धि क्या है आपका, एक छोटी या सीमित अवधारणा है जिसमें केवल आप मात्रात्मक, अगर आप देखें तो क्वांटिटी बेस्ड यहां पर जो ग्रोथ होता है उसको आप देखते हैं, क्वांटिटी ग्रोथ। और यहां पर आप क्या करते हैं, आप क्वांटिटी के साथ साथ गुणात्मक रूप से जो वृद्धि होती है उसका भी यहां पर आप अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये जो आपका आर्थिक वृद्धि होता है इसको वर्ल्ड बैंक देता है, आर्थिक विकास को जो है आप देखते हैं यूएनडीपी देता है आपका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अवधारणा को समझना है यहां पर। ठीक, कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसको आपको और पूरा एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूं। मैं अभी केवल परिचय आपको बता रहा हूं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है आपका, या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, इसका जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्वामित्व के आधार पर करते हैं, बाजार में किसका स्वामित्व है। तो इसमें हमको एक व्यवस्था दिखती है आपका समाजवादी। ठीक, समाजवादी में क्या होता है आपका, जिसमें सरकार का पूरा पूरा नियंत्रण रहता है, सोशलिज्म में। लेकिन आप सबसे पहले, उससे भी पहले आप देखते हैं आपका कैपिटलिज्म, जिसको आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसमें पूरा पूरा निजी क्षेत्रों के हाथ में पूरा पूरा अधिकार रहता है बाजार का, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स पे एक्टिव रहता है, काम करता है। सरकारों का ज्यादा हस्तक्षेप वहां पे रहता नहीं आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी अगर देखें तो आप खतरनाक है जनता के लिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखें, उसमें भी आप देखें तो कोई विशेष ग्रोथ हो नहीं पाता। तो ऐसे में जो है एक बीच की अर्थव्यवस्था है जिसको आप बोलते हैं मिक्सड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत जैसे विकासशील देश अपनाए हुए हैं। 1948 से हमने जो है मिक्सड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। तो अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार आपने देखा स्वामित्व के आधार पर। दूसरा प्रकार होता है आपका आय, इनकम के आधार पर। न्यून आय वाले होते हैं, मध्यम आय वाले होते हैं, उच्चतम आय वाले होते हैं, न्यून मध्यम आय, उच्च मध्यम आय। इस टाइप से इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसका आधार बिंदु जो है वर्ल्ड बैंक पर ईयर जो है बताता है कि इतने डॉलर से इतने डॉलर के बीच वाले देश मध्यम आय वाले हो जाएंगे, इतने से इतने वाले न्यून डॉलर वाले हो जाएंगे या न्यून आय वाले हो जाएंगे। तो इसका जो है हमको हर साल जो है इसका एक पैमाना वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलता है। इसको भी हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं। तीसरा होता है आपका, ये होता है मार्केट बेस्ड, बाजार के आधार पर। बाजार के आधार पर जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक होता है आपका ओपन मार्केट और दूसरा होता है आपका क्लोज मार्केट, जिसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इसमें जो है आयात और निर्यात का पूरा पूरा लेखा जोखा के आधार पर हम बात करते हैं। अगर किसी देश में आयात भी हो रहा है, निर्यात भी हो रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं आपका ओपन इकोनॉमी बोल सकते हैं, ओपन मार्केट बोल सकते हैं। और अगर आप देखें तो मैक्सिमम देश जो है आपके ओपन इकोनॉमी वाले, ओपन मार्केट वाले देश हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं, जैसे कि आप देखें तो उत्तरी कोरिया, वो अगर देखें तो आप लगभग अपने आप को क्लोज इकोनॉमी के तहत रखता है, ना किसी से व्यापार करता, ना किसी को व्यापार के तहत सामान भेजता। ठीक, तो इस तरह से हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों को जान लेते हैं। यहां से भी प्रश्न लगातार बनते हैं। और जब इन अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करते हैं तो आपको जीडीपी बेस्ड और ट्रिपल पी बेस्ड भारत का रैंक क्या है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो जीडीपी के अगर आप व्यवस्था के आधार पर देखते हैं तो भारत का पूरे वर्ल्ड में 5वां रैंक है फिलहाल करंट में। परचेसिंग पावर पैरिटी के तहत देखते हैं तो भारत का 3रा रैंक है। इसमें भी अगर आप टॉप देखते हैं, जीडीपी में टॉप देखते हैं तो अमेरिका है, और ट्रिपल पी में टॉप देखते हैं तो चाइना है। इन समस्त जो भी आपको बताया जा रहा है फैक्चुअल डेटा को, उसको याद करना है। और ये जो आपका वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गागर में सागर वाला जो नॉलेज होना चाहिए इसमें आपको मिलने वाला है, इसलिए आपको बड़े ईमानदारी के साथ 3 से 4 बार इस वीडियो को देखना है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक आपने देख लिया। पहला टॉपिक में आपको ये 3 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, इसको अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा जो 2 प्रकार का डाटा बताया, एक आपका इंडिया का जीडीपी में 5वां रैंक, ट्रिपल पी में 3रा रैंक, इस डाटा को आपको याद करना है। ठीक, एक लक्ष्य है भारत सरकार का कि 2024 तक जो है हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये लक्ष्य कब तक का है आपका, 2024 तक का है, इस बात को याद रखना है। तो 3 सवाल जो यहां से आपको डायरेक्ट बनेंगे और 2 सवाल ये, तो 5 सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट लगातार बनते रहे। इन सवालों को पहले आप याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद है आपका नियम एवं सूत्र।
जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे नियम हैं और बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका दिमाग कहां से कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। तो ऐसे में मैंने क्या किया है, इसमें से जो लगातार प्रश्न बनते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय के तहत जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से लगातार प्रश्न बने हैं। और इसमें अगर आप जीडीपी का कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आपका क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाता है। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये जो है अलग अलग अवधारणा है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है कि इसमें कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता। ठीक, इसमें हम करते क्या है, एक वित्तीय वर्ष में किसी एक निश्चित भौगोलिक सीमा की बात करते हैं और उस निश्चित सीमा के अंदर जितने भी लोग आ जाएं, चाहे विदेश के रहे चाहे भारत के लोग रहें, जब वो वस्तु और सेवाओं के द्वारा जो भी मूल्य अर्जित करते हैं, जो भी इनकम प्रोसेस में यहां पर सामने ला पाते हैं, उसको हम जीडीपी में शामिल करते हैं। जब एनडीपी की बात करते हैं, नेट की बात, तो उसमें हम क्या करते हैं, आपका पूंजीगत ह्रास, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसको हम मूल्यगत ह्रास बोलते हैं, उसको माइनस कर देते हैं और हमको एनडीपी मिल जाता है। तो यहां पर इसी अंतर को जो है इसमें पूछा जाता है। जीएनपी में क्या होता है, आपका केवल देश के नागरिकों की बात करते हैं हम, उस सीमा क्षेत्र के अंदर केवल जो देश के नागरिक हैं उन्हीं की इनकम को ऐड करते हैं, और विदेश के नागरिक जो काम करते रहते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको और डिटेल में पूरे एग्जांपल के साथ मजेदार रोचक तरीके से आपको बताऊंगा, आगे फिर समझ में आएगा, है ना। अगला है आपका, तो ये आपके 4 कॉन्सेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, एक सवाल लगातार बनते आ रहे हैं यहां से। ठीक, कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो प्रश्न के आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद है आपका मुद्रास्फीति और अपस्फीति। ठीक, इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। लगातार आप देखते हैं कि भारत में महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, कहां से बढ़ रही है, इसको जो है मैं आपको आपके बाजार के आधार पर आगे समझाने वाला हूं। ठीक, कि कैसे आप कोई सामान को लेने जाते हो और उसका बढ़ा हुआ रेट आप लेकर आते हो, वो गलती किसकी है, वो सिचुएशन कहां से स्टार्ट हुआ, इसमें दुकानदार की गलती है कि फैक्ट्री वाले की गलती है कि हमारी गलती है कि आरबीआई का कुछ नियम है। ये सब आप पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे और इससे आप पूरा बड़े आसानी से क्लियर इसको कर पाएंगे। मुद्रास्फीति आ गई, इससे निपटने का भी उपाय होता होगा, इसी को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन या अपस्फीति। वैसा ही है आपके पास मुद्रा संकुचन और संस्फीति, इसको भी आपको समझना है कि कैसे अगर आपके देश में मुद्रा की कमी हो जाए तो रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो आपको रिफ्लेशन और डिफ्लेशन, इसके बारे में भी यहां पर पढ़ना है। अवमूल्यन और स्टैगफ्लेशन, जब आप देखते हैं किसी देश को विदेशी मुद्रा की ज्यादा जरूरत होती है तो क्या करते हैं, अपने देश के करेंसी के मूल्य को कम कर देते हैं। तो जब अपने देश के करेंसी के मूल्य को कम करते हैं तो बाहर क्या होता है, आपका सामान ज्यादा जाता है और अंदर कम आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम पूरा एग्जांपल से समझेंगे। स्टैगफ्लेशन, जिसको हम इकोनॉमिक्स का कैंसर भी बोलते हैं, याद रखना, ये सवाल आ सकता है। इसमें क्या होता है, मंदी भी आ जाता है, मुद्रास्फीति भी आ जाता है, तो सब तरफ से क्या होता है, आपका पूरा देश इकोनॉमिकल तरीके से डूबने लग जाता है। इन बातों को यहां पर पढ़ना है। तो यहां पर जो है आपका मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से लगातार प्रश्न बने हैं। हालांकि ये इसको सबको पढ़ के जाना है, लेकिन वो वाला मैक्सिमम आने की संभावना रहेगी, है ना। तीसरा टॉपिक हमने देखा यहाँ पर 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जैसे कि हम जानते हैं कि सोवियत संघ के द्वारा स्टार्टिंग में लाया गया था, भारत ने भी इसको जो है 1951 से स्टार्ट किया था, आजादी के बाद से। इसमें क्या किया है, भारत में जो है 12 पंचवर्षीय योजना, 5 वर्षों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है। तो यहां पर आप देखें तो 12 पंचवर्षीय योजना मतलब 60 सालों तक भारत में 5 ईयर प्लान चला है। उसके बाद जो है 2017 से इस प्लानिंग को रोका गया है और फिलहाल भारत में जो है 5 ईयर प्लान जो है एक्टिव नहीं है। इस बात को हमको याद रखना है। तो 5 ईयर प्लान में हमको याद रखना है कुछ विशेष वर्ष, जैसे कि योजना अवकाश, जिसको आप प्लान्ड हॉलीडे बोलते हैं, 1966 से 1969 तक रहा है, इसको याद करना है आपको। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, आखिरी कब खत्म हुई, इसको याद रखना है। कुछ विशेष स्लोगन दिए गए थे, जैसे कि पहले में आपका स्लोगन क्या था, कृषि और सिंचाई का विकास करना। दूसरे का स्लोगन था आपका औद्योगिकरण करना। तो इस तरह से पूरा 12 पंचवर्षीय योजनाओं का स्लोगन देखना है। और उसके साथ साथ आपको आप देखना है इस मॉडल को किसने दिया था। शुरुआत के 6 मॉडल को आपको याद करना है, जैसे कि हेराल्ड सी डोमर ने दिया था पहला मॉडल, महालनोबिस ने तीसरा मॉडल दिया था, सैंडी चक्रवर्ती ने तीसरा मॉडल दिया था। तो इन सब बातों को यहां पर आपको पूरा 6 पंचवर्षीय योजना तक के मॉडल्स का जो देने वाले व्यक्ति है उनका नाम याद करना है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो कुछ मिसलेनियस आपको बताया जाएगा, जिसमें से कितनी ऐसी योजनाएं थी जो 1 वर्ष के लिए थी,
किसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ, कौन सी सबसे असफल रही, ऐसे 4-5 है। तो अगर आप देखें तो यहां पर 15 क्वेश्चन आप बना लीजिए और इसमें से क्वेश्चन आना रहेगा तो उसके अंदर से ही आएगा। ठीक है, यहीं से एक क्वेश्चन आता है हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति जो है ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में किस 5 ईयर प्लान के दौरान आया था। तो इसमें जो है आंसर में लगातार कंफ्यूजन रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कि तीसरे में आया होगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं ऑप्शन या योजना अवकाश रहेगा तो उसको मारना चाहिए आपको। ठीक है, वैसे ही उद्योग से संबंधित और गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो 5 ईयर प्लान है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में सवाल लगातार पूछे गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो भारत में जो बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं और भारत के अतिरिक्त जो वर्ल्ड लेवल पे है जैसे कि आरबीआई, कंटिन्यू यहां से सवाल आए, किस समिति की सिफारिश पर बना, कब राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या करता है, इसका वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है, ये सब सवाल यहां पर आपको पूछा जाता है। वैसे ही आपका सीएसओ, उसके साथ साथ नाबार्ड लगातार पूछा गया है, नाबार्ड को। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कब इसकी स्थापना हुई, 1965, इसको पूछता है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लगातार अभी चर्चा में भी है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस के बारे में जो है लगातार किसान और सरकार आमने सामने आ ही रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं। तो इसको आपको इस सवाल को फिर से पूछ सकता है। अगर आप देखें तो फिलहाल 24 फसलों को इसमें शामिल किया जा चुका है, कई बार 25 भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन 24 को आपको आंसर में फिलहाल लेना है। और ये जो है आपका कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है प्रति वर्ष फसलों की बुआई से पहले जो है एमएसपी जारी कर दिया जाता है। धान का जो है इस साल 1868 रुपए और ग्रेड ए का 1888 रुपए। ये दो फैक्ट को आपको याद रखना है, आपका काम यहां पे हो जाएगा। ठीक है, 1965 से लगातार ये काम ये कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक आया है आपके। भारत गांवों का देश है और गांवों का डेवलपमेंट वित्तीय समावेशन के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसके लिए ग्रामीण बैंक के बारे में आपको पढ़ना है, सेबी के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़ना है आपको, और विश्व व्यापार संगठन के बारे में। इसमें अगर कोई लेटेस्ट में कोई देश शामिल हुआ है तो उसको पढ़ लीजिए आप, और इसका गठन कब हुआ है, इसका मुख्यालय कहां है। बस ये 3 फैक्टों को आप पढ़ के जाइए, आपका काम पूरा चल जाएगा यहां से। ठीक, तो ये जो है आपका, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपको देखना है बैंकिंग व मुद्रा नियमावली। तो आपको समझना है कि भारत में बैंकिंग का विकास कब से हुआ, 1770 में कौन सा पहला बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक कैसे आपका पूर्णतः भारतीय बैंक रहा है, ये सब आपको पढ़ना है। उसी के साथ साथ आपको देखना है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर। ये आप देखें तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, वो कहीं ना कहीं बाजार को अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो है इन मशीनरीज का इस्तेमाल करता है, जिसमें आपको डिटेल में इसको जानना है कि ये बैंक दर क्या होता है। जनरली आप देखते हैं कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं आरबीआई से जो उधार लेते हैं उसके बदले में जो भी आपका ब्याज पटाते हैं वो बैंक दर है। इसमें आपको फिर रेपो पढ़ना है, रिवर्स रेपो पढ़ना है। रेपो क्या होता है आपका, कम समय के लिए होता है, बैंक उधार लेते हैं। रिवर्स रेपो में क्या होता है, बैंक कम समय के लिए अपना धन आरबीआई को जमा करते हैं। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई जो है सुरक्षा के मानक के आधार पर क्या करता है, सभी बैंकों का एक निश्चित जमा राशि का कुछ अंश अपने पास रखता है, जो कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कंटिन्यू 4% है। इसको पूछता है, एक तो इसका फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, कैश में होता है ये, जो कि प्रत्येक बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, ये कम ज्यादा होते रहता है। इसी को पूछता है आपके एग्जाम में, अगर सीआरआर 3% कर दिया तो क्या होगा। तो आपको पता है कि बैंकों को कम पैसा जमा करना पड़ेगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा का फ्लोइंग होगा। सीआरआर को बोला नहीं 5% रखो भाई, इसका मतलब क्या हुआ, बैंकों के पास पैसा कम रहेगा। तो इसको हम डिटेल में एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं आगे। ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात भी आपको देखना है, एसएलआर, इसमें संपत्तियां किस रूप में रखती है इसको हम पढ़ेंगे। खुले बाजार की नीतियां, आरबीआई जो है धन उपलब्ध कराने का एक प्रक्रम करता है जिसको हम ओपन मार्केटिंग रिलेशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं खुले बाजार की नीतियां। ठीक, मुद्रा आपूर्ति के घटक, जिसमें M1 से लेकर M4 तक की पूरी सिचुएशंस को पढ़ेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा होता है, किसमें सबसे कम होता है, किसका जो है प्रवाह मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। ये आपको मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है ये, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो। वित्तीय वर्ष, यहां से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। समस्त बैंकों का अगर आप देखते हैं तो ये कब रहता है आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है आपका। भारत सरकार का भी वित्तीय वर्ष देखते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। तो ये आपके 3 वित्तीय वर्ष लगातार पूछे गए हैं। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, इसको पढ़ने का अगर आपको तरीका नहीं आता
तो बस आप इसको पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको नियम के साथ पढ़ना है और जितना एग्जाम में लगातार आता रहे प्रश्न उसको हमको देखना है। यहाँ पे टैक्स, इससे भी लगातार प्रश्न आया है, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट में कौन सा आपका सेंट्रल का है और कौन सा आपका स्टेट का है, इसको आपको पढ़ना है। इसके लिए हमने कोड बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसको आपको देखना है। जीएसटी के बारे में देखना है आपका, जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन है, अध्यक्ष कौन है, और इसमें कौन सा आपका संवैधानिक उपबंध लागू होता है, इसको आपको देखना है। परसेंटेज की बात लगातार इसमें होती रही है, इसको भी आपको देख के जाना चाहिए। योजना मद, हर साल आप देखते हैं कि अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग राशि जो है आवंटित की जाती है। जैसे कि आप देखते हैं मनरेगा में इस साल 61,500 करोड़ रुपए दिया गया है, 75,000 करोड़ रुपए आपका जो है किसान सम्मान निधि के तहत दिया गया है। तो इन जो बड़े बड़े मद है इसको एग्जाम में पूछता है। वो कुछ शब्दावली होती है करंट में, जैसे कि आप देखते हैं हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट मनी, कोल्ड मनी, ऐसा आप सुनते होंगे। तो वैसे ही जो है आप देखते हैं कि लगातार कुछ नए नए शब्द आपको देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित। इसी शब्दावली को कई बार उठा के पूछता है, जिसको कि आप पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। 7वां टॉपिक है आपका विविध और समसामयिकी। इसमें आप मिसलेनियस और करंट को देखते हैं। मिसलेनियस की बात करूं तो लगभग 15 समितियां हैं भारत में जिसका कि संबंध डायरेक्ट आपका इकोनॉमिक्स से है। जैसे आप मीरा सेठ समिति पढ़ लेते हैं, आबिद हुसैन समिति पढ़ लेते हैं, रंगराजन समिति पढ़ लेते हैं, केलकर समिति पढ़ लेते हैं। तो इनका संबंध किससे किससे रहा है, इनको आपको पढ़ना है। वैसे ही 10-12 क्रांतियां हैं, नीली क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, इनका ऑब्जेक्ट जो है किससे है, इसको आपको देख लेना है। बहुत ही इजी सवाल यहां से आते हैं, इसको छोड़ना नहीं आपको। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ये तीनों कब कब बोते हैं और इसमें कौन कौन सी फसल आती है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। सामयिक रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और अगर आप देखें तो भुखमरी का सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ये 3 सूचकांक आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि आता है एग्जाम में। और उसके साथ आप देखते हैं हर साल एक क्वेश्चन निवेश से आया है लगातार, जनरली क्वेश्चन निवेश से आया है कि भारत में जो है एफडीआई कितना रहा, पिछले बार से कितना ग्रोथ हुआ, भारत जो है किस देश में सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है, और भारत में सबसे ज्यादा निवेश कौन सा देश कर रहा है। जैसे कि मॉरिशस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कर रहे हैं, हमारा भारत जो है ब्रिटेन में जब निवेश करता है तो हम टॉप 2 में है वहां पे, ठीक है। विदेशी ऋण हमारा कितना है, करंट का आपका डाटा याद रखना है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ करंट में कितना है, इसको याद रखना है। उसके बाद आपको याद करना है एमएसपी। एमएसपी में आप क्या कीजिए, आपका चावल, गेहूं और गन्ना, गन्ना का भी आपको याद करके जाना चाहिए, तीनों का याद कर लीजिए। उद्योगों से संबंधित, जैसे कि बड़े बड़े उद्योग है आपका, लौह उद्योग हो गया आपका, कपड़ा उद्योग हो गया आपका, सीमेंट उद्योग हो गया, इसकी स्थापना पहली बार कहां की गई थी और कब की गई थी, ऐसे सवाल भी आपको बने हैं, ठीक। आर्थिक शब्दावली डायरेक्ट आपका टॉपिक वाइज भी रहता है, कई तो शब्दावली है, इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद आखिरी का टॉपिक है योजना। एक तो योजना आपको निश्चित रूप से पूछेगा, तो आपको करना क्या है, लास्ट 2 साल में जो भी नया नया योजना हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए, कहां से हुआ और इसकी कुछ विशेषताएं। इसमें आप देखें तो एमएसएमई को लगातार पूछ रहे हैं, तो एमएसएमई की इस बार सीमा जो है परिवर्तित की गई है। इस क्वेश्चन को इस बार पूछने की पूरी संभावना है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो गरीब कल्याण जो कि लॉकडाउन के दौरान आया था, इसमें कितने धनराशि की व्यवस्था की गई है, ऐसे सवाल आपको बनेंगे। तो इस इकोनॉमिक्स के लिए और इससे जुड़े 10 से 12 सवाल के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपका पूरा जो है हमारे वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है आपका अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र के नियम, सूत्र और अर्थशास्त्र से संबंधित व्यक्तियों में से कौन कौन से सवाल हमारे सीजीपीएससी में आए हुए हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, ठीक। तो व्यक्तित्व के बारे में अगर जब भी आप बात करते हैं तो आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसके पिता का नाम याद करेंगे। इस विषय से संबंधित आप देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है आपका, ऑपरेशन फ्लड हुआ है आपका, तो ऐसे लोगों को आपको जानना है कि ये लोग कौन थे, ठीक। सूत्रों की बात करते हैं आप, तो इसमें आपको लगभग 10 से 12 सूत्र हैं जिसको आपको पढ़ना है। जैसे कि आपका गिनी गुणांक हो गया, लॉरेंस वक्र हो गया, मार्केट रूल हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब चीजों को, लॉफर वक्र हो गया, ये सब चीज को आपको पढ़ना रहता है यहाँ पे, ठीक। तो आइए सीधे प्रारंभ करते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला, क्योंकि कौन कौन से प्रश्न आए हैं और कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल जो है सीजीपीएससी प्री 2018 और 2015 में आया हुआ है, वो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि पर ईयर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जो है अगली संभावनाएं, इस साल क्या हुआ और पिछले साल क्या हुआ, ये पूरी तीनों संभावनाओं को जो है यहां पर रखा जाता है। तो यहां पर आपको प्रश्न घुमा के देता है,
तो हमेशा याद रखना है कि भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्हीं के हाथों से आपने देखा होगा इसको जारी किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय जो है आपका क्या करता है, प्रत्येक साल भारत का इकोनॉमिक सर्वे जारी करता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। इसी सवाल को जो है 2019 में सहायक संचालक में पूछा गया था आपका कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक, प्रकाशन भी कौन करता है? आपका वित्त मंत्रालय ही करता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के बारे में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आय का वितरण मापा जाता है, सूत्र से संबंधित है। तो आय की विषमता को जो है मापने के लिए हमारे पास दो विशेष प्रकार के नियमावली हैं। एक है आपका लॉरेंज वक्र और दूसरा है आपका गिनी गुणांक। दूसरा नाम क्या है आपका? गिनी गुणांक। तो मैक्स और लॉरेंज ने जो है इसको 1905 में दिया था, लॉरेंज वक्र। ठीक, लॉरेंज वक्र में क्या होता है आपका? आय की समानता या असमानता दोनों का जो है हम मापन करते हैं। लॉरेंज वक्र जब भी 45 अंश का कोण वाला बनेगा, तो हमेशा याद रखना जब भी 45 अंश का कोण रहेगा तो आय की समानता रहेगी, मतलब सबके पास बराबर रहेगा रेशियो। लेकिन जैसे ही वो वक्री होगा, लॉरेंज वक्र जैसे ही वक्री होगा या 45 अंश से झुकते जाएगा, तो हमेशा क्या होगा? आय की विषमता में वृद्धि होगी। इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है, यहां से प्रश्न डायरेक्ट समझिए पहले आप, इसको आपको डिटेल में भी बताऊंगा इस चक्र को बता के। तो सबसे पहले क्या है आपका? लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है? तो आय की विषमता को निकालने से है। ठीक, लॉरेंज वक्र में जो है अगर 45 अंश का कोण मिलेगा तो क्या होगा? आय की समानता ज्यादा रहेगी, विषमता कम रहेगी। लॉरेंज वक्र अगर वक्री हो जाएगा तो क्या होगा? विषमता या असमानता सबसे ज्यादा मिलेगा। इतना बात आपको यहां पर अभी पढ़ना है, बाकी जो है आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो वैसे ही लॉफर चक्र है, मार्शल वक्र है, फिलिप वक्र है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे आगे। उसके बाद आपका एक प्रश्न आया था कि क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये हम जानते हैं कि भारत जो है आपका विकासशील देश है, जहां पर हमने मिक्सड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। और भारत में अगर आप देखते हैं तो भारत एक तो गांवों का देश है और यहाँ की अधिकतर आबादी या ज्यादा आबादी जो है गांव में निवास करती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया है, बेरोजगारी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, भूखमरी ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है, अस्वास्थ्य ज्यादा है, ये तो हम जानते ही हैं। साथ में आप देखिए सबसे ज्यादा जो है लोग कृषि कार्य को अपनाते हैं और कृषि कार्य का आप देखते हैं कि लगातार जीडीपी में हिस्सा कम हो रहा है। ये बात भी समझते हैं क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कृषि हमारे यहाँ मानसून का जुआ है। साथ में अगर आप देखें तो रोजगार जो है लगातार हमारे यहाँ कुशल रोजगार के रूप में परिणित हो रहे हैं, तो अकुशल लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी हमारे देश में कम है। और एक विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ आय का असमान वितरण है। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। उच्च निर्भरता दर, तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष सेक्टर पर जो है निर्भरता दर हमारा ज्यादा है। और उसके साथ साथ हालांकि हमारा देश युवा अवस्था वाला देश है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास युवा शक्ति होने के बावजूद किसी विशेष उद्योगों पर ही हमारा जो है ध्यान ज्यादा केंद्रित है और इसलिए हमारी निर्भरता जो है ज्यादा है। ठीक, किसी एक विशेष व्यवस्था पर। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ग्रोथ हो रहा है तो आप तो बोल ही नहीं सकते कि अल्प विकसित रहेगा। लगातार ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, तो ये थोड़ा सा आपको संभावना कम लग रहा है। बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, लगातार परिवर्तन होते जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी का प्रवेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसमें जो है लगातार अस्थिरता बनी हुई है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन का वितरण को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये सब कारण तो जिम्मेदार है, लेकिन आय का वृद्धि धीमी दर इसको आप नहीं रख सकते। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा आपका? 1, 2 और 4 जो है इसका आंसर सही लग रहा है, जो कि निश्चित रूप से दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत जो है आपका अल्प विकसित देश है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला एक सवाल आया था 11-12 से 15-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान। तो चूंकि यहाँ पर 11-12 से 15-16 तो आएगा नहीं, आपका करंट ही आएगा इसमें, और इसको लगातार इस सवाल को पूछा इसलिए हमने यहाँ पर इसको रखा है। तो जब भी हम सेक्टर वाइज इकोनॉमी का डिवाइडेशन करते हैं तो 3 सेक्टर होते हैं आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को आप सरल शब्दों में क्या बोल देते हैं? कृषि क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? आपका उद्योग क्षेत्र। और टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो ये जो भारत का तीनों सेक्टर है, इसमें अगर आप देखते हैं तो जो आपका तीसरे नंबर का जिसको आप सेवा का क्षेत्र या सर्विस सेक्टर बोलते हैं,
इसमें लगातार डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। सेकेंड नंबर में आपका उद्योग का सेक्टर रहता है और तीसरे नंबर पे आपका पहुंच जाता है वो है आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर, जिसको हम प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं। ठीक, इसका भी आपको डिवाइडेशन पढ़ना पड़ता है क्योंकि एक सवाल को पूछता है। इसमें आपका निर्माण विनिर्माण ये सब आता है, इसमें आपका जो है आपका कृषि मत्स्य पालन वन ये वगैरह सब आता है पूरा, तो इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यहां से सवाल आता है। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार नीचे जा रहे हैं, उद्योग सेक्टर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और सेवा सेक्टर लगातार कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो करंट अगर आप रेशियो में देखते हैं तो ये लगभग 55.4% के आसपास है, अप्रोक्सीमेट 55% आप इसको ले सकते हैं। 30% के आसपास आपका उद्योग का सेक्टर है और ये आपका 15% के आसपास ये सेक्टर है कृषि का सेक्टर। ठीक, तो वर्तमान में इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 55% के आसपास है, उस समय 69% था। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवाल बनने की पूरी संभावना है। और आगे देखते हैं, अगला जो सवाल आया था वो है विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता। जो सेकंड नंबर का सेकेंडरी सेक्टर था उसमें हमको डिटेल में पढ़ना है कि निर्माण क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, आपका पेयजल विद्युत इसकी सप्लाई क्या होती है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग ये सब आपके शामिल होते हैं, लेकिन निर्माण उद्योग जो है इसमें डायरेक्ट इसका जिक्र नहीं होता। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न कब आया है आपका सीजीपीएससी प्री 2016 में आया। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज यहां से कोई ना कोई सवाल बन रहा है। सेक्टर को अगर आप समझ जाते हैं तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़ी आसानी से बना पाएंगे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो यह सवाल लगातार पूछा गया है, व्यापम में भी आया है, पीएससी में भी आया है। तो कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है, चयनित आधारभूत उद्योग। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अनिवार्य कारक हैं। और ऐसे हमारे यहाँ सेक्टर कितने हैं, 8 सेक्टर हैं। ऐसा प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि भारत में कोर सेक्टर्स की संख्या कितनी है, तो कितनी है आपके पास, वो है 8। अब आपको पूछा है कि कोर सेक्टर का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो मीनिंग ऑफ कोर सेक्टर क्या होता है, चयनित आधारभूत उद्योग। ये आप खोज लीजिएगा वहां पर। 8 सेक्टर हैं जिसमें कि कोयला है आपका, ये राइट है, उर्वरक भी है आपका, विद्युत भी है आपका, सीमेंट है आपका, और इसमें आपको क्या लग रहा है बहुत बड़ा चीज, इस्पात को भी आप शामिल कर लीजिए, प्राकृतिक गैस वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सेक्टर तो शामिल कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो आपका रसायन है आपका, ये अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा अलग सेक्टर है। ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये कोर सेक्टर में शामिल नहीं होता। तो इस तरह से आप देखें तो कोयला है, बिल्कुल है कोयला, कहीं ना कहीं आप देखें तो उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आपका। उसी तरह आपका उर्वरक भी जरूरी है, खेती किसानी हमारा सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है खेती किसानी के लिए भी और फैक्ट्री के भी। सीमेंट आपका निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 4 तो आपका क्लियर हो गया। 5वां में क्या दिख रहा है आपको, इस्पात दिख रहा है। 6वां में क्या दिख रहा है आपको, प्राकृतिक गैस वाला फील्ड दिख रहा है। ये 6 हो गए। 7वां है आपका क्रूड ऑयल और 8वां है आपका रिफाइनरी सेक्टर। तो इस तरह से आपके पास ये 8 कोर सेक्टर है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए और इस तरह से आपका काम यहां पर हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न आया हुआ है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन क्या होता है। तो भारत में जो है एक व्यवस्था है जिसमें राज्य और केंद्र के बीच जो धन आएगा उसका वितरण कैसे हो, उसके लिए एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है हमारा भारत का संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 280। इसके तहत जो है वित्त आयोग का गठन होता है। और वित्त आयोग का जो गठन होता है उसमें अभी तक 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। तो 14वें उस समय का पूछा है क्योंकि ये 15 का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो है आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। प्रश्न पूछ सकता है, एनके सिंह है जो 2020 से 2025 तक की सिफारिशों के लिए काम करने वाले हैं। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर 14वां नहीं पूछेगा, इस बार 15वां को पूछेगा। ठीक, जैसे 16वां नियुक्त होगा फिर 16वां को आपको पूछेगा। इस आर्टिकल को कई बार पूछा है। ठीक, तो केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा किसके माध्यम से होता है, तो आपका वित्त आयोग के माध्यम से होता है। ठीक, तो ये जो है आपका वर्तमान में 42% था बंटवारा, इस साल कम करके इसको 41% किया गया है, 1% की कमी की गई है, इसको भी ध्यान रखना है आपको।
केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा जो है 41%, मतलब केंद्र राज्यों को 41% देगा हिस्सेदारी इस साल के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है अलग से आपका स्टेटस मिला हुआ है, तो उसके पुनरुत्थान के लिए जो है 1% की राशि कम की गई है राज्यों के लिए, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि वर्तमान समय में कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कौन सा देश सबसे बड़ा साझेदार है। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, 15 में आया हुआ है। तो वर्तमान में जो है अगर आप देखेंगे तो 2018-19 से 19-20 अभी लगातार 2 सालों से जो है हमारे साथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है सबसे ज्यादा बड़ा साझेदार है, और चाइना जो है इससे पहले था। वर्तमान में कौन है आपका? अमेरिका। ये प्रश्न को पूछ सकता है रिपीट करते हुए। अमेरिका और हमारे बीच में जो है आपका 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर का जो है भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार होता है, और भारत अगर आप देखें तो 17.42 अरब डॉलर या अमेरिकी अरब डॉलर व्यापार अधिशेष रखता है। मतलब दोनों के व्यापार में अमेरिका जो है इतने का व्यापार हमसे ज्यादा कर लेता है, मतलब 17.42 अरब डॉलर का व्यापार वो हमारे साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो ज्यादा करता है। मतलब अगर हम भेजते हैं 50 का तो वो कितने का भेज लेगा? 67 का भेज लेगा सामान हमारे यहाँ। सामान्य भाषा में यही बात है ये। ठीक है, तो ये दोनों सवाल को पूछ सकता है। कितने का है? तो 88.75 अरब डॉलर, और भारत का व्यापार अधिशेष अमेरिका के साथ कितना है? तो 17.42 अरब डॉलर का है, अमेरिकी है ये। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान समय अगर आप देखेंगे तो अमेरिका हो जाएगा 18-19 और 19-20 दोनों में। ठीक, तो ये सवाल बनेगा तो आपको आंसर क्या लेना है? अमेरिका लेना है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न है आपका, कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको हमेशा संभावना लगता है कि लोहा है कि वस्त्र है। तो याद रखना है आपको, ये आपका जो है वस्त्र उद्योग है। ठीक है, वस्त्र उद्योग जो है भारत में सबसे ज्यादा रोजगार अभी तक प्रदान करता है। ठीक, तो इसको आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि आखिर ये वस्त्र उद्योग की स्थापना भारत में कब हुई। तो जब आप सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो ये आपका 1818 में स्टार्ट हुआ था पहली बार भारत में। ये जो है आपका एक स्थान है कोलकाता में, फोर्ट ग्लोस्टर। फोर्ट ग्लोस्टर में आपका कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। इस प्रश्न को भी बार बार पूछा है। तो वैसे ही आपको चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ कब हुआ और कहां से हुआ, इसको भी आपको पढ़ना है। तो 4 सवाल यहां से बनेंगे। ठीक, जिसका जिक्र हमारे आगे के वीडियो क्लास में रहेगा। और आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न आया है कि भारत में HYV उन्नत बीज के किस्म को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये जो है आपका हाई यील्ड वैरायटी सीड, इसको बोलते हैं हम हाई यील्ड वैरायटी सीड। इसको जो है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं, इन्हीं के द्वारा भारत में स्टार्ट किया गया था। तो ये डायरेक्ट सवाल है। नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन के बारे में लगातार प्रश्न यहां से बनते रहे, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ये सवाल आपका 12 में आया हुआ है ना, प्री में। अगला एक सवाल है जिसमें आपको क्या करता है, कुछ कंपनियों के CEO या MD के नाम रख दिए जाते हैं और उनका संबंध किससे है, ऐसे सवाल यहां पर पूछ दिए जाते हैं। तो 11 का क्वेश्चन है, तो 11 के समय में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे नैनालाल किदवई, किरण मजूमदार शाह, इंदिरा नूई और चंद्रा कोचर। तो नैनालाल किदवई के बारे में जानते हैं, उस समय में HSBC की थी वो। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं किरण मजूमदार बायोकॉन की है, नाम याद रख लेना चाहिए आपको। इंदिरा नूई की बात करते हैं तो पेप्सिको की है, लगातार चर्चित रहती है वो। और चंदा कोचर ICICI बैंक से संबंधित थी। तो ये उस जमाने की बात है, लेकिन आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो वर्तमान में जैसे कि SBI के हेड कौन है, उसके साथ साथ कुछ बड़े बैंक हैं जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक वगैरह हो गए, बैंकों के प्रमुख कौन है, ऐसे सवाल यहां पर आपको मिले जुले स्वरूप में पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रार परीक्षा 17 में आया था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या है भाई आपका? तो यहां पर सबसे पहले तो यह समझना है कि उद्योग किस में आता है। तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है उद्योग। तो देखिए आपको कहां मिल रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर बता दे रहे, ये काट दीजिए आप। कृषि क्षेत्र बोल रहे हैं, मतलब ये भी प्राइमरी सेक्टर बोल रहे हैं, ये भी काट दीजिए आप। ये क्या बोल रहे हैं, केवल बैंकिंग बोल रहे हैं, केवल बैंकिंग तो होगा नहीं। तो इस तरह से हमको आंसर मिलता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कुल उत्पाद मूल्य का 50% या उससे ज्यादा द्वितीय क्षेत्र से आता है, सेकेंडरी सेक्टर में 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए, या वहां पर क्या हो, उस अर्थव्यवस्था से संबंधित लेखा जोखा ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाजार जहां नई प्रतिभूतियां पहली बार खरीदी और बेची जाती है। माइनिंग इंस्पेक्टर 18 में क्वेश्चन आया था। तो प्रतिभूतियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे हम इसको। तो पहली बार जब होगा तो प्राथमिक बाजार ही होगा, कॉमन सेंस की बात है।
ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना यह है कि प्रतिभूतियों से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं क्या, कौन इसका जो है लेखा जोखा तैयार करता है, कौन इसकी मॉनिटरिंग करता है, ये सब हम आपको बताएंगे। चलिए और आगे देखते हैं। अगला है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार कब किया गया था। 19 में आपका सीएमओ का क्वेश्चन था ये। तो भारत में आपको पता होगा मिक्सड इकोनॉमी चलता है, मतलब समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिला जुला रूप आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो ये आपको जो है 1948 के औद्योगिक नीति के तहत भारत में देखने को मिला था, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला एक सवाल है कि एक बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी किस प्रकार की व्यवस्था, ये भी सीएमओ में आया था। तो बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था में सीधे सीधे संबंध किससे होता है, आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से होता है। तो आप देख लीजिए, आयात और निर्यात जब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वो बंद अर्थव्यवस्था होगा। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, डी हो जाएगा। और आगे देखते हैं हम, छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो फिलहाल ये चर्चा में भी रहे थे लगातार, तो डायरेक्ट सवाल है, न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण क्या थे आपके छठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। जब सातवां वेतन आयोग बनेगा तो उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, ये प्रश्न आएगा। तो यहां से ये प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न है आपका कि भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर कौन नियंत्रित करने में आपका हेल्प करता है। 17 में क्वेश्चन आया था हथकरघा में। तो याद रखना है हमको, भारत का महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं सीएजी क्या करता है, आपका पूरा पूरा नियंत्रण करता है। सीएजी के बारे में आपको एग्जाम में कई बार पूछता है, हालांकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि सीएजी का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है। तो भारत के संविधान में आर्टिकल है हमारे पास 148, आर्टिकल 148 में है ना। उसके बाद आपको देखना है इसका फुल फॉर्म। तो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और तीसरा सवाल यहां से पूछ सकता है कि वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है। तो GC मुर्मू या गिरीश चंद मुर्मू जी इसके क्या है, वर्तमान में हेड है, या हमारे कैग हैं। तो ये 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इतना को आपको पढ़ना चाहिए इस सवाल से। चलिए और आगे देखते हैं। तो अगला सवाल जो है व्यक्ति और उनके कार्य से संबंधित एक जोड़ा आपको दिया गया है, जिसमें कि पहला नाम है आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये नाम हमने सुना ही है कभी न कभी। दूसरा नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तीसरा नाम है आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और चौथा नाम है आपका एडम स्मिथ। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 8-10 ही ऐसे नाम है जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति संबंधित है, लेकिन कहाँ के हरित क्रांति से। तो इसमें हमको समझ में आता है कि वो जो भारत के हरित क्रांति है उससे संबंधित है वो। तो यहां पर आपको देखना चाहिए, सिंपल सा यहां पर एक वैश्विक हरित क्रांति दिया है, एक हरित क्रांति दिया है। यहां पर कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जो है इसको आपको बी मारना चाहिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये नाम भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, लगातार आता रहा है। ऑपरेशन फ्लड जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति बोलते हैं, उससे संबंधित है आपके। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का ही हो जाएगा। तीसरा है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है आपका वैश्विक हरित क्रांति संबंधित है, आपका मैक्सिको के रहने वाले हैं, ये दुनिया को पूरा बदलने का काम इन्होंने किया है। और चौथा नाम आपको दिख रहा है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है आपके, वो है आपके आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक किताब भी इन्होंने लिखा था। तो इस तरह से जो है हमने जब इसको सुमिलित किया तो इसमें क्या हो गया, आपका पहले का आंसर बी हो गया, दूसरे का ए हो गया, तीसरे का डी हो गया, और चौथे का सी हो गया। तो इस तरह से आपका ए आंसर सही हो गया। और ये प्रश्न संभावित प्रश्न है, हो सकता है अलग अलग पूछ दे कोई नाम को, या यहां से कुछ पूछ दे उल्टा करके। तो इस प्रश्न को आपको देख के जाना चाहिए। अगला हमारा संभावित प्रश्न ये है कि वैश्विक जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का 2020 की कंडीशन में रैंक क्या है। तो ये 5वां रैंक है, इसको आपको याद करना है। ठीक, अभी तक 5वां रैंक है, इसको आपको याद रखना है। पहला रैंक किसका है, आपका अमेरिका का है। ठीक, उसके बाद आपका प्रश्न बन सकता है असत्य कथन को छांटिए। अर्थशास्त्र एक विस्तृत अवधारणा है, जहां पर शास्त्र लिखा हुआ तो विस्तृत अवधारणा हो गई, लेकिन वो क्या है आपका सैद्धांतिक है भाई वो। ठीक, और अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है, बिल्कुल थ्योरेटिकल विषय है। और अर्थव्यवस्था एक प्रैक्टिकल विषय है, व्यवहारिक विषय है, बिल्कुल ये बात भी सही है। क्योंकि अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था में कब परिणत कर पाते हैं, जब कोई क्षेत्र या देश जुड़ जाता है उसमें से। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्या हमारा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है सोवियत संघ टाइप से? बिल्कुल नहीं, हमारा देश एक अपना मिक्सड इकोनॉमी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह से जो डी है ये गलत है आपका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। खुली व बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित आधार क्या है? बैंकिंग गतिविधियां, सरकारी गतिविधियां, आयात निर्यात की गतिविधियां और समस्त आर्थिक गतिविधियां। तो जब भी आपका ओपन और क्लोज इकोनॉमी की बात करेगा तो वहां पर हमेशा आधार क्या रहता है, आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहता है। इस बात को याद रखना। ये प्रश्न लगातार घुमा फिरा के पूछा गया हमसे, है ना।
चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित सही मानक क्या है? पर कैपिटा इनकम निकालने का सूत्र पूछा है आपको। पर कैपिटा इनकम निकालने में ये जो दो सूत्र है ये काम में आते हैं, इसमें से आपको घुमाता है। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको इनकम को ऊपर रखना है और उसके बाद आपका जनसंख्या को नीचे रखना है। मान लीजिए 100 रुपया इनकम है और 10 जनसंख्या है, तो क्या निकलेगा आपके पास? 10 रुपये, सभी को अलग अलग मिल जाएगा। तो ये औसत निकालने टाइप सा है यहां पर, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। इसको आपको याद करना है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के नियामक अधिकार क्रमशः किसे प्राप्त हैं? यह प्रश्न कई बार आया है, तो याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको अपन मौद्रिक नीति बोलते हैं, इसी के द्वारा बाजार पर नियंत्रण करता है वो है आरबीआई करता है। 2 महीने में 1 बार, ठीक, तो 6 महीने में 3 बार और 1 साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपका आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इसको भी पूछता है आपसे। राजकोषीय नीति जो है आपका, ये तो जो है वित्त मंत्रालय जारी करेगा, ठीक। तो आरबीआई और वित्त मंत्रालय यहां पर इसका आंसर होगा। इसको आप डायरेक्ट रट्टा मान लीजिए, सवाल हुबहू आते हैं यहां पे, है ना। चलिए और आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, आर्थिक वृद्धि का मापन वैश्विक स्तर पर इनमें से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? एक होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी तो उसको वर्ल्ड बैंक करता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी तो कौन करेगा? आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी करता है। इस प्रश्न को भी आपको समझ के चलना है, ठीक। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा, उसका रूपांतरण हो गया है, ट्रांसफर हो गया, उसका पैसे में कब हो गया? फैक्चुअल प्रश्न है ये। अप्रैल 1957 से हम जो है पैसे का प्रयोग कर रहे हैं दशमलव प्रणाली के आधार पर, ठीक। तो इस तरह से जो है हमने अर्थव्यवस्था का पहला भाग परिचय के रूप में पढ़ा। परिचय का भाग थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें हमने पूरे सिलेबस का एनालिसिस कर लिया, प्रश्न कौन कौन से आए इसको देख लिया, और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये भी देखा, और साथ में हमने कुछ फैक्चुअल चीजें भी यहां पर जानकारी के रूप में ग्रहण की। तो ये सीरीज जो है आपको अभी आगे भी मिलते रहेगा, और इसके साथ जो है आपकी तैयारी को एक विशेष मदद मिल पाएगी। ऐसा जो है हमारा संस्थान पूरा आसान्वित है और सोचता है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में यहीं तक की बात करेंगे। आगे की बात जो है और मजेदार रोचक ढंग से आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।